हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रिसीव हुआ था, तो उसी के जो क्वेश्चंस हैं हमने आपके लिए यहाँ पे तैयार किए हैं। तो इस पेपर में क्या क्या था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का, लिखा था कि पेंटियम इज़ अ ब्रांड ऑफ, कि जो हमारे पास पेंटियम है ये किसका ब्रांड है। तो हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास पेंटियम है ये क्या है, हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है। और कल भी बेसिकली या फिर जिससे पहले जो हमारे पास हमने वीडियो अपलोड करी थी, तो वहाँ पे डाउट था बच्चों को कि हमारा जो पेंटियम है वो सर रिस्क के अंदर आता है कि हमारा सिस्क के अंदर आता है। तो बेसिकली जहाँ पे मैंने ये चीज़ कमेंट भी करी थी बच्चों को कि है कि जब हम बेसिकली कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ लिखा गया था कि जो आपके पास पेंटियम है ये बेसिकली है तो हमारा सिस्क है, पर ये हमारा क्या है, एक तरीके से बेस्ड ऑन हमारे पास रिस्क के ऊपर ये यूटिलाइज करके ये बनाया हुआ था। तो इस वे में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम पेपर में। तो अगर आपको डायरेक्टली कई बार पूछा भी गया हो कि पेंटियम इज बेसिकली क्या है, एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। और जितने मैंने आपको ये चीज़ समझाई भी थी कि जो भी हमारे पास सिस्क होती है या फिर सिस्क बेस्ड जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास सिस्क बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं वो हमेशा हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। या फिर जो भी हमारे जो ऐसे ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं वहाँ पे हम सिस्क आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। वहीं जो हमारा रिस्क होता है, रिस्क हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल का जो हमारा आर्किटेक्चर होता है या फिर जो मोबाइल का एक तरीके से सेट होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है, वो भी हमारा किसके ऊपर वर्क करता है, रिस्क के ऊपर वर्क करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। वहीं हम सिस्क को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो यहाँ पे आपको लग गया होगा कि पेंटियम क्या है, हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पेंटियम की बात करते हैं तो एक हमारे पास ना x86 के जो आर्किटेक्चर सीरीज़ थी हमारे पास, ओके। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा या फिर जो पेंटियम प्रोसेसर थे ये वो x86 आर्किटेक्चर के जो कंप्यूटर्स थे उनके लिए बनाया गया था। और ये किसने बनाया था, पेंटियम है किसका, बेसिकली पेंटियम हमारा इंटेल का है। ओके, जैसे इंटेल के आपने पढ़े होंगे i6 i7 i3 i5, तो वैसे ही उनका एक जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था, पेंटियम था। और ये किसके लिए बनाया गया था, जो x86 आर्किटेक्चर होते थे उनको कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इनको डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था। बाकी आपको ये चीज़ पहले से भी समझाई थी मैंने कि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, अभी तो चलो यहाँ पे इंटेल है, चाहे हमारा एएमडी का होता है ना, चाहे किसी भी और कंपनी का होता है। तो जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा हमारा सर्व्स करते हैं, एक तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह वो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं अगर वो सीपीयू की तरह बिहेव करें तो इसका मतलब है वो सारे के सारे हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम करते होंगे, सारी की चीज़ों को ऑपरेट करते होंगे, है ना, मतलब कंट्रोल करते होंगे एक तरीके से। और हर एक जो आपकी जो इंस्ट्रक्शन चल रही होती है या फिर हर एक जो टास्क परफॉर्म हो रहा है उनकी जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना, टेम्परेरी डाटा स्टोर करना, वो सारा काम कौन करते हैं, हमारे सीपीयू करता है। तभी हम क्या बोल देते हैं कि सीपीयू को समटाइम हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं। ओके, क्योंकि ये वर्क है वो सेम ऐसे ही करता है जैसे हमारी माइक्रो प्रोसेसर करते हैं। बाकी देखो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर हम किसको बोल देते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को ही हम सम टाइम क्या बोल देते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी हम बोल देते हैं। ओके, क्योंकि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं या फिर सीपीयू होता है, सीपीयू को ही सम टाइम हम एक तरीके से टर्म कर देते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कई बार माइक्रो प्रोसेसर का अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास दिल होता है, हर्ट होता है, हर्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वो कौन होता है, तो वो हमारा सॉरी हर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा, यहाँ पे आएगा हर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। तो हर्ट ऑफ ए कंप्यूटर कौन सा बन जाता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो ऐसे करके आपने चीज़ें नोट करनी है। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ऑप्शन क्या दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा पेपर में लिखा होता है आपको अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है। ओके, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो अगर वहाँ पे सीपीयू दिया होगा तो सीपीयू राइट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं सीपीयू नहीं दिया होगा तो उसकी जगह क्या दिया होगा, माइक्रो प्रोसेसर दिया होगा, तब आपका माइक्रो प्रोसेसर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और अगर सम टाइम क्वेश्चन ये पूछा आता है कि आपके कंप्यूटर का दिल किसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि दिल क्या होती है, एक धड़कन होती है ना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं दिल के थ्रू क्या होते हैं हमारे पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या जाता है, बेसिकली हमारा जो ब्लड होता है वो पंप होता है। तो हमारा जो एक तरीके से पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी होती है, मेन फंक्शनैलिटी होती है, हार्ट कौन होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर का। अगर वो नहीं वर्क करेगा तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
तो वो क्या बन जाता है, हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है। तो ऐसे करके ये छोटे-छोटे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वहीं माइक्रो प्रोसेसर की बात कर ही रहे हैं हम, तो मैंने ये बताया था कि इंटेल का हमारे पास फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था 4004, 1972 के आसपास ये बना था, और ये हमारे पास क्या था, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। बाकी देखो, मैंने काफ़ी चीज़ें और आपको भी बताई थी कि अलग-अलग चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे पूछा जाता है कि हमारे पास ना अलग-अलग टाइप ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं। जैसे 8 बिट का प्रोसेसर आपने पढ़ा था। आजकल तो नॉर्मली जैसे आप कंप्यूटर मार्केट में लेने जाओगे, तो आपको वहाँ पे दिखेंगे 32 बिट के या फिर 64 बिट के। पर इससे पहले भी तो हुआ करते थे, क्योंकि जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो 4 बिट का भी था, है ना? इसके अलावा 4 बिट के बाद हमारे 8 बिट के भी आए, है ना? 16 बिट के भी आए। देन इसके बाद हमारे पास अभी जो लेटेस्ट, मतलब अभी करंटली यूज़ हो रहे हैं 32 बिट और 64 बिट हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स वो यूज़ हो रहे हैं। तो जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इनकी भी क्या होती हैं, अलग-अलग जनरेशंस होती हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी आपने नोट करनी है, क्योंकि देखो, आपके जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इनको मेन कंपनी हमारी दो ही हैं जो माइक्रो प्रोसेसर अभी बनाती हैं। एक तो हमारी इंटेल बनाती है, और दूसरी हमारी एक एएमडी आती है, एएमडी कंपनी उसको बनाती है। तो दो ही मेन कंपनीज हैं जो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर वगैरह को क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन के थ्रू बन सकते हैं, तो इनको आपने ज़रूर कंसीडर करना है और नोट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ए सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग रिपीटेड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम इन एम एस एक्सएल 2010। बेसिकली यहाँ पे बात की है, आप क्या करते हो, आप कोई टेक्स्ट देते हो, और वो टेक्स्ट क्या होता है, अगर आपको बार बार रिपीट करना है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तब आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए आपको रिपीट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। होता है क्या, अगर आपने रिपीट फंक्शन यूज़ किया हो, वो आप ऐसे यूज़ करते हो एक्सेल में, REPT, और इसके अंदर मान लेते हैं मैंने कुछ टेक्स्ट दे दिया, सपोज कर लेते हो मैंने दे दिया यहाँ पे ABC, यहाँ पे मैंने दे दिया, और उसके बाद मैंने क्या बोला कि ABC मुझे कितनी बार रिपीट करना है, मुझे उसको 3 टाइम रिपीट करना है। तो ये मैंने सिंपल से एक कमांड लिख दी। जब मुझे इसकी आउटपुट मिलेगी, है ना, जब मुझे इसकी आउटकम मिलेगी या फिर आउटपुट मिलेगी, तो मुझे कैसे मिलेगी, ABC मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ABC और ABC। तो ऐसे करके जो आपका रिपीट फंक्शन होता है वो आपका क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो ऐसे करके आपने ये चीज़ें नोट करनी है। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं आप, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू को लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे दो वैल्यू को लिख रहे हैं। तो जो दो वैल्यूज़ आप लिख रहे हो, इनको क्या बोला जाता है, इनको आर्गूमेंट्स बोला जाता है। कि जो आप एक्चुअल में कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो किसी फंक्शन को, या फिर फंक्शन के अंदर आप कोई एक्चुअल वैल्यू यूज़ करते हो। देखो, मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअल, ये मैंने आपको PHP की क्लास में भी बताया था कि हम जब फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक हमारे पास पैरामीटर होता है और एक हमारे पास आर्गुमेंट होते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू जो आप किसी फंक्शन के साथ यूज़ करते हो। यहाँ पे देखो, एक्चुअल वैल्यू क्या है, ABC। ABC के ऊपर ही काम होना है, कितनी बार काम होना है उसके ऊपर, 3 बार हमें उसको रिपीट करना है। तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट हम इनको बोल देते हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो हमारे पास, अगर आपको कोई स्ट्रिंग है, कोई भी टेक्स्ट है, और अगर आपको उसको रिपीट करना है n नंबर ऑफ टाइम, तब क्या होगा, बेसिकली कैसे वो वर्क करता है और कौन सा हम फंक्शन यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसे करके अब एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लेते हैं कल को एग्जामिनर ने ऐसे डाल दिया कि यहाँ पे स्टार का सिंबल आ गया और आप इसको 3 बार रिपीट करो, इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आपको 3 बार स्टार आएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, ठीक राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके जस्ट आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। बाकी इसके अलावा भी हमने काफ़ी फंक्शन डिस्कस किए हुए हैं पहले भी। तो देखो, एक फंक्शन मैंने आपको बताया था जो काफ़ी बार पूछा जाता है, कि जब भी आपको किन्हीं दो, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग की बात की है ना, तो आप यही नोट करना कि जब भी हम, मुझे किसी दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को ऐड करना है, ओके, मुझे दो अलग अलग जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, उनको अगर मुझे ऐड करना है, या फिर सिंपल मैं बोलूँ, अगर मुझे उनको ज्वाइन करना है ना, तो ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा एक तरीके से फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम कनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, कनकैटिनेट फंक्शन का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और कई बार कनकैटिनेट पूरा नहीं लिखा होता है, क्योंकि जब हमारा एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्ज़न है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपने 2019 से आगे के एक्सेल के जो वर्ज़न है वो यूज़ किए होंगे, तो आपको वहाँ पे कनकैटिनेट पूरा नहीं लिखना पड़ता है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है कनकैट के तरीके से। मतलब दोनों काम एक ही करते हैं, पर वही है ना, अलग अलग वर्ज़न के बिहाफ पे क्या होते हैं, कुछ चीज़ें चेंज अपडेट हो जाती हैं, फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज हो जाती हैं,
है ना? तो ये बेसिकली 2019 के जो भी आगे एक्सेल के वर्ज़न होंगे वहाँ पे हम कनकैट का यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास इससे पुराना है कोई तो वहाँ पे पूरा का पूरा कनकैटिनेट का यूज़ करते हैं। और कनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है ABC और यहाँ पे लिख दिया है कोमा करके XYZ, है ना? तो जब मैं कनकैटिनेट फंक्शन यूज़ करूँगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी मुझे ABC XYZ। मतलब दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। तो कंबाइन के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, काफ़ी बार मतलब एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि हम अलग अलग वे में क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपने काइंडली नोट कर लेनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू मूव द व्यूएबल कॉलम वन स्क्रीन टू द राइट ऑफ द ओपन ऑफिस कैल्क। तो ओपन ऑफिस कैल्क में अगर आपको क्या करना है, पूछा ऐसी कौन सी शॉर्टकट कमांड आप यूज़ करते हो, अगर आपको क्या करना है, जिस कॉलम को आप देख रहे हो, है ना, उस कॉलम से अगर आपको क्या करना है, एक स्क्रीन राइट साइड पे जाना है, तो राइट साइड पे जाने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो अल्ट प्लस पेज डाउन का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बेसिकली होता है क्या, अलग अलग शॉर्टकट कमांड्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, लाइक जैसे अल्ट प्लस पेज डाउन पूछा था कि आप किसी कॉलम को देख रहे हो और आपको एक कॉलम राइट जाना है, मतलब आपको कहाँ पे जाना है, राइट हैंड साइड पे जाना है, तो उसके लिए आपको अल्ट प्लस पेज डाउन का यूज़ करना पड़ता है। वहीं देखो और चीज़ पूछी जाती है, अगर आपको एक स्क्रीन लेफ़्ट जाना है, क्योंकि यहाँ पे राइट की बात की है, उल्टा भी तो पूछ सकते हैं ना, ए स्क्रीन अगर आपको लेफ़्ट जानी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर हमारे पास अल्ट प्लस पेज अप हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे पेज डाउन में आप राइट जाते हो, है ना, पेज डाउन से आप कहाँ पे जा रहे हो, आप राइट साइड पे जा रहे हो, वहीं पेज अप से आप कहाँ पे जाओगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे जाओगे। ओके, तो ऐसे करके आपने चीज़ें नोट करनी है। बाकी इसके अलावा हमने काफ़ी और अलग अलग टाइप की शॉर्टकट कमांड पहले भी डिस्कस की हुई हैं। तो एक जैसे शॉर्टकट कमांड काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आप हमें एक ऐसी शॉर्टकट कमांड बताओ जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं बोलूँ कि आपको जाना है कहाँ पे, वेरी लास्ट सेल विद द डाटा इन द वर्कशीट, है ना। इसका मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था, क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी एक्सेल शीट के ऊपर काम कर रहे हो, है ना, एक्सेल शीट आपको पता है काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी बड़ी होती है ना। तो मान लेते हो आपने क्या किया है, आपने अब अलग अलग डाटा आपने फिल कर दिया अलग अलग सेल के अंदर, ठीक है, ऐसे करके आपने डाटा फिल कर दिया। ओके, तो लास्ट डाटा कहाँ पे आपका, यहाँ पे है, 10 आपका यहाँ पे। अब पर अभी काम का कर रहे हो आप, कब अभी आप काम यहाँ पे कर रहे हो, ऊपर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको जाना है उस जगह पे, क्योंकि आप देख रहे हो इतनी इतनी जगह ही में क्या हुआ, इतनी इतनी जगह पे आपने काम किया, उसके आगे भी हमारे पास सेल हैं पर हमने वहाँ पे डाटा कुछ भी अभी एंटर नहीं किया हुआ है। लास्ट डाटा हमने कहाँ पे एंटर किया है सर, हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, जहाँ पे 10 है, जहाँ पे मैं इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने लास्ट डाटा एंटर किया है। और अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप यहाँ पे हैं सर, ऊपर अब अभी हैं। अब मैं ये बोलता हूँ कि आपको यहाँ से लास्ट वाले डाटा में डायरेक्टली जाना है, डायरेक्टली जंप होना है, करंट जिस सेल के ऊपर हो वहाँ से आपको डायरेक्टली जाना है लास्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हो वेरी लास्ट सेल विद डाटा। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, आप कहाँ पे जाओगे, वेरी लास्ट सेल की मतलब जो सबसे लास्ट सेल है, कहाँ प्लस क्या होगा उसमें, कोई ना कोई उसमें डाटा होगा। उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे, इसके लिए आप कंट्रोल प्लस एक तरीके से एंड का आप यूज़ करोगे। ये भी काफ़ी बार ना एग्ज़ाम में पूछी गई है, काफ़ी बार रिपीट हुई है, तभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या बनती हैं, इंपॉर्टेंट हमारी बन जाती हैं। तो इनको आप काइंडली ज़रूर नोट कर लें, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ इनको नोट करने के लिए। देन ऐसे हमारे पास क्वेश्चन बनता है, ए फिल इन द ब्लैंक यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। लेज़र टेक्नोलॉजी कौन यूज़ करती है सर, हमारे जो ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं वो क्या करती हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। वो हमने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग जो हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं वो अलग अलग लेज़र लाइट का यूज़ करती हैं, जैसे ब्लू रे ब्लू का यूज़ करती हैं, प्लस वायलेट कलर का यूज़ करती हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे पास सीडी का होता है, डीवीडी का होता है, अलग अलग जो हमारे पास कलर स्कीम्स हम यूज़ करते हैं। तो वही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं या फिर जो लेज़र टेक्नोलॉजी होती है, इनमें से कौन सी है वो यूज़ करती हो। अब आप खुद बताओ इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन है सर, हमारे पास सीडी रोम यहाँ पे ऑप्टिकल मेमोरी है।
तो इसका मतलब है कि लेज़र टेक्नोलॉजी कौन यूज़ करती है यहाँ पे, सीडी रोम यहाँ पे वो यूज़ करती है। बाकी इसके अलावा मैंने जब हमने लेज़र के बारे में मैंने आपको बताया था, या फिर सिंपल मैंने ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में आपको बताया था, तो मैंने ये बोला था कि जो हमारे पास लेज़र या फिर ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं वो क्या करती हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइट किसी भी डाटा को रीड या फिर राइट करती है ना। और रीड राइट कैसे करती हैं, बेसिकली जो हमारे पास लेज़र होता है, लेज़र क्या करता है, लेज़र रीड करता है। कैसे रीड करता है, वो रीड करता है माइक्रोस्कोपिक व्यू, है ना। माइक्रोस्कोपिक व्यू समझते हो ना, जैसे आप जैसे आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप के थ्रू काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको काफ़ी बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो वही है कि लेज़र क्या करता है, रीड करता है। पर कैसे रीड करता है, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू में वो रीड करता है। और रीड क्या करेगा सर, हमारा जो ऑप्टिकल मेमोरीज होती है उनमें वो क्या होते हैं, पिट्स होते हैं और लैंड्स होते हैं, है ना। पिट्स और लैंड्स होते हैं, उनको वो क्या करता है, एक तरीके से रीड करता है। रीड करने का मतलब क्या है, उनको वो इनकोड करता है ना। इनकोड इन द सेंस, या फिर जो भी हमने उसके ऊपर कोई डाटा लिखा है उसको वो क्या करता है, एक तरीके से इनकोड करता है। जैसे ही अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डायग्राम की वे में बताऊँ, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपको ऐसे करके क्या है, एक तरीके से आपकी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। तो जहाँ से यहाँ पे लेज़र इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा होगा, है ना, यहाँ पे लेज़र लाइट जैसे ही गिरती है तो ये क्या करती है, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो जहाँ पे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, तो वो क्या करती है, जहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसके बिहाफ पे क्या होता है, 0101 एक बाइनरी पैटर्न कहाँ पे चला जाता है, हमारे फर्दर सीपीयू के पास चला जाता है प्रोसेस होने के लिए, है ना। जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो मेरा सबसे पहला जो यहाँ पे है ना, इसको मैं बोल देता हूँ, ये मेरा आ गया हमारे पास, मान लेते हैं लैंड। ओके, और ये मेरा बीच का क्या आ गया, पिट आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे लैंड की वैल्यू मेरे पास 1 है, पिट की वैल्यू 0 है, क्योंकि ऐसे होता है ना, 1 फिर 0, फिर हमारे पास 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर यहाँ पे हल्का सा 1 है, फिर 0 0, और फिर यहाँ पे 1, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, ऐसे करके आपका क्या करता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, अगर इसको आप बड़ा करके देखोगे तो आपको इसको क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या होता है। तो ये लैंड और पिट्स के बिहाफ पे क्या करता है, जो आपकी लेज़र या फिर ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं, डाटा को रीड करती हैं और फर्दर आगे सीपीयू के पास भेज देती हैं, ताकि जो भी आगे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या फिर डाटा को कैसे ऑपरेट करना है, वो सारी चीज़ें फर्दर आगे डिसाइड हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट करना है। बाकी देखो सीडी या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, और मतलब पूछे भी जा सकते हैं। यही चीज़ पूछी जाती है कि जब आप सी डी आर की बात कर लेते हो, क्योंकि सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क सभी को पता है, पर जब सी डी आर की बात आ जाती है तो वहाँ पे बच्चे काफ़ी गलत कर देते हैं, क्योंकि आर स्टैंड फॉर होता है रिकॉर्डेबल। ओके, आर को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेबल बोलते हैं। पर जब आप एग्ज़ाम में देखोगे ना इसी क्वेश्चन को, तो वहाँ पे शायद आपको दिया होगा रीडेबल दे दिया होगा, या फिर री राइटेबल दे दिया होगा, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपको रैंडम दे दिया होगा। ओके, तब आपको वो अंडरस्टैंड करना है कि ये सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। पर राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रिकॉर्डेबल इज़ द राइट आंसर। जो आपका आर होता है कॉम्पैक्ट डिस्क आर में, इसको आर स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल। तो सारी छोटी चीज़ें हैं, तो काइंडली इनको जरूर आप नोट कर लें। बाकी लेज़र लाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि अलग अलग जो हमारे पास डिस्क होती हैं, जैसे ब्लू रे डिस्क के बारे में आपको बताया था मैंने, है ना। जो हमारे पास ब्लू रे डिस्क होती हैं, उनमें हम किसका यूज़ करते हैं, उनमें हम ब्लू, देखो ब्लू रे है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ब्लू कलर का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। प्लस जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो हमारा वायलेट कलर बन जाता है। तो ब्लू वायलेट लेज़र का हम यूज़ करते हैं जब हम ब्लू रे डिस्क को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके आपने यही सारी चीज़ें नोट करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी ये मैंने बताया ही था कि जो हमारे पास नॉर्मल बेसिकली हमारे पास सीडीज़ होती हैं, उसमें हम अप्रोक्सीमेट 700 MB तक डाटा स्टोर कर पाते हैं। वहीं जो हमारे पास स्टैंडर्ड डीवीडीज़ होती हैं या फिर नॉर्मल जो आपकी डीवीडीज़ होती हैं, वहाँ पे आप नियर अबाउट 4.7 GB तक क्या क्या कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल मेमोरी से पूछे गए हैं, तो इनको काइंडली आप जरूर नोट कर लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्टेड टू डिफरेंट नेटवर्क एम्प्लॉइंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोटोकॉल। ओके, तो इसके लिए आप क्या करते हो, बेसिकली क्या है, जैसे मान लेते हैं ये आ गया आपका एक नेटवर्क, है ना, ये आपका नेटवर्क नंबर 1 आ गया। अब ये आ गया आपका नेटवर्क नंबर 2। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों के बीच में क्या करनी है, वार्तालाप करवानी है ना। वार्तालाप कैसे होगी, जैसे मान लेते हैं कि ये जो मेरा नेटवर्क है, ये मेरा
इंडिया का नेटवर्क है, और ये जो दूसरा नेटवर्क है ये मान लेते हैं ये मेरा यूएसए का नेटवर्क है ना। इंडिया वाले क्या समझते हैं, अगर मैं नॉर्मल आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, इंडिया वाले क्या समझते हैं, हिंदी समझते हैं। वहीं यूएसए वाले क्या समझते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। तो अब हमें बीच में एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा, वो क्या करेगा, वो हमारी हिंदी को समझेगा और उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके आगे वो भेज देगा। और वही उल्टा काम भी करेगा कि दूसरों पर्सन की वो इंग्लिश समझेगा, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके हमें वो प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, अलग अलग जो नेटवर्क, देखो क्वेश्चन में लिखा है टू कनेक्ट, आप क्या करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो किस चीज़ को, डिफरेंट नेटवर्क। तो डिफरेंट नेटवर्क के लिए मैंने आपको जस्ट एग्जांपल ले लिया, एक इंडिया का मान लो जहाँ पे आप हिंदी समझते हो, एक यूएसए का मान लो जहाँ पे आप इंग्लिश की बात करते हो। वही लिखा है कि अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोटोकॉल। देखो डिफरेंट प्रोटोकॉल का मतलब, क्योंकि प्रोटोकॉल तो हमें पता है, प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल। और सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक नेटवर्क है, वो कैसे काम करेगा, ज़रूरी नहीं है कोई दूसरे नेटवर्क की तरह ही काम करेगा, है ना। मान लेते हैं कि एक मेरा नेटवर्क है, वो मेरा, मान लेते हैं कि वो मेरा ट्विस्टेड, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो शील्डेड केबल्स होती हैं या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, उसके थ्रू वो वर्क करता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास मीडिया होता है, उसका वो यूज़ करती हैं। पर वहीं हमारे पास एक दूसरा नेटवर्क है, वो क्या यूज़ करती हैं, वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का या फिर ऑप्टिकल फाइबर का वो यूज़ करती है। ऑप्टिकल फाइबर इन द सेंस हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो क्या करती हैं, बेसिकली लाइट एनर्जी का यूज़ करती हैं। एक तरफ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, एक तरफ हम लाइट एनर्जी की बात करें, तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि अलग अलग नेटवर्क के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप ऑफ जो हमारे पास रूल्स हैं या फिर उनको ऑपरेट करने का जो रूल्स हैं वो क्या दोनों अलग हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए बीच में जो हमारे रूल को भी समझे, और हमारे रूल को समझने के अकॉर्डिंग जो हमारा काम है वो आगे दूसरे पर्सन को भेज दे, और दूसरे पर्सन का जो भी काम है उसको भी समझ के हमारे अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करके हमारे पास भेज दे। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो अलग अलग, या फिर ऐसा कौन सा डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क को, और वो नेटवर्क ऐसे ही हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये कौन सा होता है, ये हमारा गेटवे होता है। ये कौन सा बन जाता है, हमारा गेटवे हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो ये चीज़ मैंने आपको तब समझाई ताकि आपको ये चीज़ें ना नॉर्मली समझ आ जाए, ऐसे जैसे हम बच्चों को समझाते हैं बिल्कुल इजी वे में, कि एक्चुअल में चीज़ें टफ़ नहीं होती हैं, बस जब आप टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी पढ़ते हो तब आपको वो थोड़ी टफ़ लगती हैं, है ना। बस आपने ऐसे करके अंडरस्टैंड करना है कि जब आपको कम्प्लीटली डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है तब आप गेटवे का यूज़ करते हो। देखो यहाँ पे नेटवर्क होगा, अब एग्ज़ाम में क्या क्या डाल सकता है, एग्ज़ाम में वो या तो आपको बोल देगा कि अलग अलग नेटवर्क जोड़ने हैं, या तो अलग अलग नोड जोड़ने हैं, ये बोल सकता है ना। या तो ऐसे बोल सकता है कि अलग अलग उसको इक्विपमेंट जोड़ने हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट जोड़ने हैं। तो इसके लिए आपको कौन सा डिवाइस लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली सर गेटवे ही लगाना पड़ेगा। बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको चेंज कर दिया जाता है, बाकी क्वेश्चन क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। तो यहाँ पे आपका, सॉरी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, गेटवे इज़ द राइट आंसर। तो फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि गेटवे को ना हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि गेटवे हमारा एक, ऐसे बोल सकती है कि ट्रांसलेटर की तरह काम करता है ना। सिंपल अगर मैं बोल दूँ, आपको दिख ही रहा था जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि सर वो क्या कर रहा है, कि ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है। तो कल को यही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ ऐसा कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, तो वो भी आपका कौन बन जाएगा, गेटवे आपका बन जाएगा। तो इसको काइंडली आप जरूर नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी देखो यहाँ पे ब्रिज दे रखा है, ब्रिज देखो, गेटवे क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क को ज्वाइन करता है, पर ब्रिज क्या करता है, ब्रिज क्या करता है, एक ही नेटवर्क को क्या करता है, वो ज्वाइन करता है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये आ गया हमारे पास हिमाचल आ गया, सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे आ गया मान लेते हैं पंजाब, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन लैंग्वेज कौन सी है, हमारी हिंदी है। इसका मतलब है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हिमाचल और पंजाब की जो है वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक जैसे नेटवर्क ही हैं। तो अगर अगर हमें एक जैसे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है, तो मान लेते हैं कि पंजाब वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, हिमाचल वाले भी क्या कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे
ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर जब आप नेटवर्किंग की वे में इन सभी सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे या फिर समझोगे, तो आपने ये समझना है कि हम बात कर रहे हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स की, कि वो एक्चुअल में काम कैसे करते होंगे। तो मान लेते हैं कि दोनों जो एक ही उसके ऊपर काम करते हैं, तो काम मैंने सिंपल बता दिया, कि भाषा की, अगर उन दोनों की भाषा हिंदी है, तो अगर मुझे उनको कनेक्ट करना होगा, तो उनको कनेक्ट करने के लिए मुझे कौन सा डिवाइस लगाना पड़ेगा बीच में, तो उस टाइम पे हमें ब्रिज का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप सिंपल इसको नोट कर सकते हो कि ब्रिज हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें कनेक्ट करना होता है किस चीज़ को, टू सिमिलर नेटवर्क को। बस ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सिमिलर नेटवर्क को आपने क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। और सिमिलर नेटवर्क के साथ ना ये भी आपने नोट करना है, विद उनका जो काम करने का तरीका भी होगा वो भी एक जैसा होगा। तो काम करने का तरीका मतलब सिमिलर, उनका क्या होगा, प्रोटोकॉल भी सिमिलर होगा, सिमिलर प्रोटोकॉल। तो उस टाइम पे हम कौन से डिवाइस के ऊपर डिपेंड होते हैं, हम ब्रिज के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बाकी देखो, अगर हम बात कर ही रहे हैं इसकी, स्विच की बात करें या फिर हम एक ब्रिज की बात कर रहे हैं, है ना, तो समटाइम जो हमारे पास नेटवर्क के जो स्विच होते हैं, उनको भी हम ब्रिज की तरह ट्रीट कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारे पास, जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको डाटा को फ़िल्टर करना होता है, और कैसे फ़िल्टर करना होता है, विद द, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, जो हमारे पास अपना फिजिकल एड्रेस होता है कंप्यूटर का, जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। इसके बिहाफ पे मुझे अगर आगे डाटा किसी को भेजना होता है ना, तो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम स्विच का यूज़ कर लेते हैं। अगर स्विच ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा होगा, ब्रिज ऑप्शन में दे रखा होगा। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, उन्होंने स्विच के बारे में तो पढ़ा होता है कि हाँ सर, स्विच क्या करता है, पर्टिकुलर किसी डिवाइस की जो डाटा होता है वो उसी डिवाइस के पास भेजता है। पर मान लेते हैं स्विच ऑप्शन में नहीं हुआ, तब एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे टिक करवाना, वो आप चाहता है कि आपको ब्रिज के बारे में बताओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, कि चाहे वो स्विच है चाहे वो ब्रिज है, दोनों के दोनों हमारे मैक एड्रेस के ऊपर क्या करते हैं, या फिर मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। इसको काइंडली आप ऐसे ही कॉपी पे नोट कर लेना कि जो हमारे पास ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जो मैक एड्रेस के ऊपर काम करते हैं। तो इसे ऐसे करना, मैक एड्रेस के ऊपर वर्क करते हैं कौन कौन से, एक हमारे पास सर ब्रिज आ गया, देन एक हमारे पास कौन सा आ गया, स्विच आ गया। ओके, तो कल को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसको काइंडली आप गलत ना करें कि मैक एड्रेस के ऊपर कौन कौन से काम करते हैं, ब्रिज एंड स्विच इज़ द राइट आंसर। ओके, बाकी तो इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, नेटवर्क डिवाइस होते हैं जो डाटा पैकेट्स को भेजते हैं अलग अलग कंप्यूटर्स के ऊपर, है ना, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बेसिकली रूटर बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आइकन स्टैंड फॉर फिल द ब्लैंक विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्ट मेल मर्ज ऑफ द मेलिंग टैब इन द एम एस वर्ड 365। यहाँ पे बात करिए कि विच इज़ अ ग्रुप, देखो ग्रुप की बात की है, जो हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप होता है। फॉलोइंग आइकन, देखो यहाँ पे आइकन की बात करिए, तो यहाँ पे आइकन के बारे में दे नहीं रखा है, वो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसको अभी आप डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आइकन के बारे में मेंशन किया है, पर यहाँ पे कोई फ़ोटो ऐड ऑन नहीं की गई है इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे आइकन के बारे में पूछा गया है कि आपके जो अलग अलग आइकन्स होते हैं, है ना, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जब आप स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में बात करते हो। लेटर आपको देखने को मिलता है, ईमेल मैसेज आपको देखने को मिलता है, बाकी आपके इन्वल्प आपको देखने को मिलते हैं, लेबल आपको देखने को मिलता है ना, डायरेक्टरी आपको देखने को मिलती है। पर यहाँ पे वो दे नहीं रखा था, तो इसमें क्या ही आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या करते हैं अभी के लिए डिस्कार्ड कर देते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बारकोड दैट इनकोड ऑल नंबर्स लेटर्स एंड पंचुएशन प्लस स्काई 0 to 128। बेसिकली एक ऐसा बारकोड होता है जो इनकोड करता है या फिर बताता है या फिर रिप्रेजेंट करता है सारे के सारे नंबर, चाहे वो नंबर है चाहे वो लेटर है चाहे वो पंचुएशन है ना। और उसको बेसिकली जो स्काई का कोड होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोड 128। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपका कोड 128 है, ये हमारे पास ना हाई डेंसिटी अल्फ़ा न्यूमेरिक, या फिर इसको ऐसे बोल देना अगर आप सिंपल बोलोगे, तो ये हमारे पास सर क्या होता है, 1D होता है। 1D का मतलब है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है ये, अल्फ़ा न्यूमेरिक। ओके, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ऐसे समझ लो कि हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर मुझे
अम, मतलब ऐसे बोलो कि एक हमारे पास बारकोड का स्टैंडर्ड होता है, जो कोड 128 होता है, वो क्या करता है, जितने भी हमारे मतलब ASCII के द्वारा कैरेक्टर रिप्रेज़ेंट करवाए जाते हैं, है ना? 128 कैरेक्टर रिप्रेज़ेंट करवाए जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था ASCII कितने बिट का होता है, ये हमारे पास 7 बिट का होता है, और 7 बिट का मतलब है 2⁻7, तो वो कितना होता है हमारे पास 128 हमारे पास बिट्स होते हैं। तो 128 बिट का मतलब क्या है कि हर एक मतलब हर एक हम क्या कर सकते हैं, हर एक जो ब्लॉक ऑफ बिट है उससे हम एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल हम कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कोड 128 है, ये हमारे पास एक बार कोड का स्टैंडर्ड है, जो क्या करता है, इनकोड कर देता है सारे के सारे 128 जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनको इनकोड कर देता है। कैसे इनकोड कर देता है, वो उनको ASCII जो हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, इसके वे में उसको वो इनकोड कर देता है। इनकोड करने का मतलब है, आप किसी भी कोड को, मतलब किसी भी नंबर को आप कोड कर सकते हो, चाहे वो अगर आपका नंबर है, चाहे वो कोई आपका करेक्टर है। करेक्टर कैसे हो सकता है, अपर में हो सकता है, चाहे वो लोअर में हो सकता है। देन इसके अलावा जो आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, या फिर कोई भी सिंबल्स होते हैं, सिंबल बोलो तो सिंबल्स होते हैं, तो इन सभी को अगर आपको इनकोड करना हो, तो इसके लिए हमारे पास एक 2D, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, 2D नहीं बोलते, इसको 1D बोलते हैं, है ना? कोड 128 क्या होता है हमारे पास, 1D बार कोड स्टैंडर्ड एक तरीके से इनकोडिंग को ये फॉलो करता है। हमेशा याद रखना है कि ये यूज़ कहाँ पे होता है, ये आप नॉर्मली कहीं नहीं देखोगे, ये आप देखोगे जहाँ पे ना बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भेजी जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे या फिर सिंपल इसको लिख सकते हो आप, कि जो भी हमारे पास लॉजिस्टिक की आइटम्स होती हैं, है ना? तो लॉजिस्टिक आइटम हो गया, या फिर इसके अलावा जो आपने पैकिंग में देखा होगा, जैसे आपको अमेज़न वगैरह की जो पैकिंग आती है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक आपको बारकोड ऐसे करके दिया जाता है वहाँ पे, है ना? तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल होता है ना? क्योंकि इसमें एक-एक लाइन नहीं होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये वन डायमेंशनल होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, कोड 128 का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो लॉजिस्टिक में, पैकिंग में, बाकी इसके अलावा अलग-अलग जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अ, वहीं अगर हम और बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं, अगर आपने कल को अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप चाहते हो कि अगर आपको भी एक तरीके से अपना बारकोड बनाना है ना? तो आप ऐसे-ऐसे करके अपने बारकोड बना सकते हो, और इनको जब आपको क्रिएट करना होगा, तो आप बेसिकली कौन-सा एन्कोडिंग फॉर्मेट आप यूज़ करोगे, तो आप कोड 128 का क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बाकी क्योंकि यहाँ पे 1D की बात की है, तो कई बार 2D के बारे में पूछ लिया जाता है ना? तो जो हमारे पास 2D बारकोड होते हैं, या फिर जो हमारे पास 2D जो हमारे पास बारकोड है, सर इसका एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? तो जो आप क्यूआर स्कैन करते हो, आजकल तो सभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। तो 2D बारकोड हो, मतलब जो हमारा क्यूआर स्कैन होता है, वो हमारा 2D बारकोड के ऊपर वर्क करता है। ओके, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें, एग्ज़ाम रेलिवेंट है, तभी मैं आपको इनको रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ फिल इन द ब्लैंक बिट्स इज़ कॉल्ड निब्बल। देखो निब्बल क्या होता है, निब्बल को मैंने काफ़ी बार बोला है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हाफ बाइट हम बोल देते हैं। मतलब अगर हमारे पास 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स, और 8 का आधा क्या होता है, 8 का आधा सर हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब है 4 बिट्स क्या बन गए हमारे, निब्बल बन गए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, नोट करनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो काइंडली ज़रूर आप नोट करें। अब देखो यहाँ पे बात की है बिट्स की, तो बिट्स के बारे में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी हम कंप्यूटर में हमारा जो बिट है इसको स्टोर करते हैं, है ना? तो या फिर सिंपल मैं बोलूँ कि आपको क्या करना है, आप मेरे को ना उसके बारे में बताओ, आप मुझे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर, ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर बोलो, या फिर आप इसको डिजिटल सर्किट बोल लो। ओके, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर या फिर डिजिटल सर्किट, तो वो कौन सा हो जाता है, जो क्या करता है, जो सर स्टोर करता है, किस चीज़ को स्टोर करता है, वो सिंगल बिट ऑफ डाटा को स्टोर करता है। क्या मैंने सिंगल बिट की बात करी, तो वही लिखते हैं, सिंगल बिट ऑफ डाटा को वो स्टोर करता है। तो ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन है। अब इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी मेमोरी है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक बिट डाटा को स्टोर करते हो, तो वो हमारे फ्लिप फ्लॉप बन जाते हैं।
ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिजिटल कंप्यूटर क्वेश्चन यही रहेगा, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक किस चीज़ के लिए, जहाँ पे आप डाटा स्टोर करते हो। तो वो या फिर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ कि ऐसा कौन-सा बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर है या फिर कौन-सी कंपोनेंट है डिजिटल कंप्यूटर में जहाँ पे आप 1 बिट डाटा स्टोर करते हो। तो सभी का राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका फ्लिप फ्लॉप राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली आप ज़रूर इनको नोट कर लें, क्योंकि इसी के बिहाफ़ पे आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो आगे बनाई जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप नोट कर लें। तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो उसके आगे क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।